बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। जब किसी भी रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल या रोटेशनल स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता, अगर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, टॉर्क काम कर रही है, फिर भी बॉडी के रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी बॉडी किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलित अवस्था। तो जो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की वो दो टाइप की हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि किसी भी रिजिड बॉडी को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? या तो वो रेस्ट में हो, रुकी हुई हो, या वो एक समान वेग से गति कर रही हो। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1, F2, F3 अप टू सो ऑन। और जो रिजिड बॉडी का मास है वो m है, और रिजिड बॉडी किस स्पीड से चल रही है या किस वेलोसिटी से चल रही है? v वेलोसिटी से चल रही है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग सभी फोर्सेस का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होगा? dp/dt। सारे फोर्सेस के सम को हमने F एक्सटर्नल कह दिया, विच इज़ इक्वल टू dp/dt। p को हम क्या कह सकते हैं? m इंटू v। अब यहाँ पे आप देख सकते हो m बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, m dv/dt। लेकिन जो फोर्स है, फोर्स का जो टोटल होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। मास तो कभी ज़ीरो होता नहीं, इसका मतलब क्या ज़ीरो होगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ज़ीरो होने पर हमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगी, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगी। जो हमारी सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, वो क्या कहती है कि कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब वो या तो रोटेट ही नहीं करेगी, या रोटेट करेगी तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। कहने का मतलब या तो रुकी हुई होगी या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। तो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर τ1, τ2 अप टू सो ऑन ये एक्सटर्नल टॉर्क्स अज्यूम कर लिए। इन्हीं टॉर्क के कारण आपका ऑब्जेक्ट जो है रोटेशनल मोशन में है। टोटल एक्सटर्नल टॉर्क निकाल ली, ये समेशन का साइन है, समेशन का मतलब इन सबको हमने जोड़ दिया। लेकिन हमें क्या पता है कि जो टॉर्क है वो किसके इक्वल है? dl/dt वेक्टर। तो अब हमने कंडीशन लगा दी कि जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी तो dl/dt किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो। जब किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है तो वो चीज़ क्या होती है? कांस्टेंट। इसका मतलब L क्या आ गया? कांस्टेंट। हमें ये भी पता है कि टॉर्क किसके इक्वल है? I इंटू अल्फ़ा। अगर टॉर्क ज़ीरो है तो I इंटू अल्फ़ा भी ज़ीरो होगा। I तो कभी ज़ीरो होता नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ओमेगा कांस्टेंट होगा या ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी? ज़ीरो रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वस्तु का सारा द्रव्यमान केंद्रित हुआ मान लिया जाता है, सपोज्ड टू एक्ट। तो इसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक वेज ले लेते हैं। वेज इसको कहते हैं, हम इस शेप को, ट्रायंगुलर फॉर्म है, ये लकड़ी का बना होता है। इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को टिका देते हैं, रख देते हैं। जहाँ पर ऑब्जेक्ट का बैलेंस बन जाएगा तो जो पॉइंट इस वेज की सीध में होगा उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रिजिड बॉडी का एक बैलेंसिंग पॉइंट है।